नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। आज बात करेंगे जयस से जय की, क्योंकि दोनों पार्टियां अब जयस को लेकर पसोपेश में है और जयस है कि अपने पत्ते नहीं खोल रही है। भाजपा और कांग्रेस की अगर बात करें तो उन दोनों पार्टियों के लिए जयस मुसीबत बनकर खड़ी होती जा रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जय आदिवासी युवा शक्ति जयस संगठन बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। जयस अपने उम्मीदवार उतारेगा या कांग्रेस को समर्थन देगा? खंडवा लोकसभा और अलीराजपुर की जोबट विधानसभा सीट में आदिवासी निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में चुनावी मैदान में जयस की मौजूदगी का बीजेपी के अलावा कांग्रेस पर भी भारी असर पड़ेगा। जयस की खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा सीट पर सक्रियता बढ़ गई है। जयस दोनों सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी ऐलान नहीं हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जयस के चुनाव लड़ने की स्थिति में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का नुकसान होना तय है। यही वजह है कि बीजेपी ने आदिवासियों पर फोकस बढ़ा दिया है। आचार संहिता की काट के लिए पड़ोसी जिले बड़वानी, झाबुआ और धार में बैठकर चुनावी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। आदिवासी महाकुंभ और आदिवासी क्षेत्रों में यात्राएं और बड़ी घोषणाएं से बीजेपी पूरे माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश में वैसे तो आदिवासियों की आबादी 22% है और ये विधानसभा की 95 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें खंडवा लोकसभा सीट के अलावा जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव विधानसभा के लिए उपचुनाव हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 4 सीटें आरक्षित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र में 6 लाख से ज्यादा आदिवासी वोटर हैं जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जयस किसे नुकसान पहुंचाने के मूड में है और इस बार अगर देखा जाए और आखिर कब अपने पत्ते खोलेगा, क्योंकि जयस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों का क्या कहना है, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। आदिवासियों के लिए संघर्षशील बहुत ही लोकप्रिय संगठन है जो हमेशा आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जयस ने कांग्रेस का समर्थन किया था, उसका लाभ हमें हुआ था। अब जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासी असुरक्षित है मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में, जयस आगामी उपचुनाव में भी कांग्रेस का समर्थन करेगी और आदिवासी समाज का वोट कांग्रेस को ही मिलेगा। कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर चुनाव जीतेगी। बड़ी पुरानी कहावत है कि बिल्ली खाएगी नहीं तो लुढ़काएगी। अब कोई भी प्रत्याशी, कोई भी संगठन चुनाव में ऐसी मानसिकता के साथ आता है तो जनता उस सब का विश्लेषण करती है, उसका आकलन करती है। सब समझते हैं लोग आजकल। और जहाँ तक जयस की बात है, यह तो कांग्रेस पार्टी द्वारा पोषित एक व्यवस्था है। लोग समझते हैं कि वो किसके इशारे पर क्या करेगा। भारतीय जनता पार्टी जयस समेत उन सभी प्रत्याशियों से दो दो हाथ करेगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे निर्दलीय हो या अन्य दलों के हैं। बिल्कुल, जैसे जयस ने कम समय में अपना वर्चस्व बढ़ाया है, लेकिन अगर बात करें कि अब जयस अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, अब वो कांग्रेस के साथ रहेगा या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, लेकिन जयस ने अभी तक इस तरीके की कोई भी स्थिति अपनी स्पष्ट नहीं की है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ में रविराज बघेल जयस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रहेंगे। गुलरेज शेख राष्ट्रीय IT सेल प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे साथ में बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कृष्ण मोहन झा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है और अभिनव बरोलिया प्रदेश उपाध्यक्ष सोशल मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमारे साथ मौजूद हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं आना चाहूंगा कृष्ण मोहन झा साहब के पास। कृष्ण मोहन जी, एक सबसे बड़ी बात है कि अब चूंकि उपचुनाव सिर पर हैं और जिस तरीके से जयस को साधने की कवायद दोनों पार्टियों ने शुरू कर दी है, लेकिन अगर देखा जाए कि जयस ने कम समय में अपना वर्चस्व बढ़ाया है, इस पूरे चुनाव में जयस की आप क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जयस ने कम समय में, जैसा आपने कहा, 2016 से लेकर के अब तक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जल, जंगल और ज़मीन, इन तीनों चीज़ों को लेकर के उनका आंदोलन चला। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जयस में एक अंतर है कि जयस में एक पढ़े लिखे युवाओं का संगठन रहा है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले चिकित्सकों की संख्या भी अधिक रही है। तो कहीं ना कहीं एक बौद्धिक वर्ग इनके साथ है और इन्होंने वेल प्लान काम किया, समाज को एकजुट करने का काम किया। और आपने देखा होगा कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन भी जो जिस ढंग से उनके कार्यक्रम हुए, चाहे बड़वानी की बात करें, चाहे झाबुआ की बात करें, तो लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं उनका एक आधार मजबूती के साथ तैयार हुआ है और उसका नुकसान कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को ही होगा। बिल्कुल, रविराज बघेल हमारे साथ जुड़े हैं। रविराज जी, अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं आप लोगों ने,
ये तो बात स्पष्ट कर दी आपने कि हम अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे और 2023 की आपकी तैयारी शुरू कर दी आपने। लेकिन कहा जाता है कि जयस की कांग्रेस से नजदीकियां हैं। इस बार किसको समर्थन देने जा रहा है जयस, उपचुनाव की अगर बात करें तो? रविराज जी, आवाज आ रही है आप तक? एक बार वापिस रिपीट, एक बार आपका क्वेश्चन। रविराज जी, इस बार अभी तक जयस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस से नजदीकियां भी नहीं छुपी हैं। इस बार किसे समर्थन देने जा रहे हैं? क्योंकि आपने अभी तक कैंडिडेट उतारने का फैसला नहीं लिया, तो किसी को तो समर्थन देंगे। देखिए, निश्चित ही रही बात आदिवासियों की और जयेश की, तो जयेश अभी तक जयेश की जो कोर कमेटी का जो हमारा जो निर्णय है, जब अभी तक मीटिंग है, तो हमारा जो फोकस है मिशन 2023 पे, तो हमारा जो उपचुनाव में जो फोकस, जो अभी जो उपचुनाव मध्य प्रदेश में जो आदिवासी बाहुल्य सीट है, जो जोबट और खंडवा लोकसभा सीट है, एक विधानसभा सीट और एक लोकसभा, लेकिन हमारा जो मिशन है, जयेश का जो मिशन है 2023 का मिशन है, तो हम उसी पे फोकस है और उसी पे काम कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति अगर समाज का व्यक्ति अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो उसका स्वागत है, लेकिन जयेश की तरफ से कोई ऐसा ऑथेंटिक कोई कैंडिडेट अभी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि जयेश की जो हमारी जो कोर मेंबर की जो मीटिंग हुई उसमें यह निर्णय लिया गया है कि हमें उपचुनाव में ना हिस्सा बनते हुए हमारा जो फोकस है 2023 में, उसी में हम लगे हुए हैं। और आगे भी हमारे जो आने वाली 24 तारीख को हमारा जयेश का बड़ा महापंचायत होने जा रहा है, उसमें हमारी थीम यही है कि युवा नेतृत्व किस प्रकार से डेवलप किया जाए समाज का, और इसी के चलते हम लोग युवा नेतृत्व देना चाहते हैं। और हम हमारा पूरा फोकस है आगे जो विधानसभा चुनाव आएगा आगे 23 में, उस पर फोकस है। रविराज जी, ठीक है वो तो, लेकिन आप कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं, तो आपका जो वोटर है वो किसी पार्टी में तो जाएगा, तो आप किसको अपने वोटर को कहेंगे कि भाई इस पार्टी में वोट देना है? नहीं, वो निश्चित है कि जो वोटर है, हमने ये बोला है कि वोटर जो भी आज जो कैंडिडेट उन्हें बेहतर लगे आज, क्योंकि हम लोगों को जयेश की तरफ से भी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, जयेश कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। और रही बात जयेश पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, तो जयेश का चुनाव लड़ना अभी लाजमी बनता ही नहीं, चुनाव लड़ेगी किस मतलब प्रकार से निर्दलीय कैंडिडेट उतारेंगे आप अपना? निर्दलीय कैंडिडेट जो उतर रहे हैं, लेकिन जयेश की तरफ से भी कैंडिडेट इस बार नहीं उतार रहे हैं। समाज के नाते कोई निर्दलीय कैंडिडेट उतरना चाहता था, उसका स्वागत करेंगे और वो उतरे। लेकिन हमारे जो मतदाता है, आज जो हमारे जो ट्राइबल बाहुल्य है, तो मतदाता है ये कि जो भी आदिवासियों की समस्या है, आदिवासी की मांग है, जो पार्टी उनके मैनिफेस्टो में मांग मानेंगे उसके साथ मतदाता रहेगा। ठीक है, ठीक है। अभिनव जी, क्या मानेंगे आपकी, इस बार जयेश का समर्थन मिलने वाला है कांग्रेस को? देखिए नरेंद्र जी, ये चुनाव का माहौल है, जनता जिस तरीके से परेशान है, आदिवासियों पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, जयेश की आप बात कर रहे हैं, जयेश शुरू से कांग्रेस की जो मानसिकता है, आदिवासियों के हित में जो सोचती आ रही है, विगत 40 से 50 सालों से जो आदिवासियों के लिए काम किया है कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने जिस तरीके से आदिवासियों के लिए हमेशा अच्छी सोच रखी है और उनको आगे बढ़ाने का विचार रखा है, वही सोच जयेश भी रखता है। जयेश एक ऐसा संगठन है जो हमेशा आदिवासियों के साथ खड़ा है। तो हमारी पार्टी ऐसे लोगों का जो इस दौर में जो विरोध कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, चाहे नेमावर की घटना हो, चाहे कहीं की भी घटना हो, आपने देखा होगा किस तरीके से ये लोग परेशान करते हैं। रही बात जयेश की, तो चाहे मीडिया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो आरोप लगाती है कि बिक जाएंगे या जो भी होगा। मेरे को लगता है अभी जो प्रवक्ता होंगे वो यही बोलेंगे उनके, लेकिन मैं पहले बता दूं आपको कि जिनको बिकना था वो बिक गए। लेकिन जयेश के हीरालाल अलावा जी, जिनके बारे में आपको मालूम होगा, वर्तमान में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने जिस तरीके से उनको फोन पे शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन अपना ईमान और अपना धैर्य हमेशा अपने साथ रखा जयेश के लोगों ने, और वो बिके नहीं, और जिन बिकाऊओं को बिकना था वो बिक गए। तो हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, और कमलनाथ जी हमेशा आदिवासियों को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे। गुलरेज जी, कितनी बड़ी अहम भूमिका आदिवासी वोटरों की है, और क्या मानते हैं आप कि अगर जयेश कांग्रेस को समर्थन करता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी उपचुनाव में? दो सीटों की बात कर रहा हूं जी। ये बात स्पष्ट है कि आदिवासी समाज की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है और रहनी चाहिए। हम चाहते हैं कि उनका मेन स्ट्रीमाइजेशन हो। आप ये शब्द का उपयोग मत कीजिए, इससे मुझे पीड़ा होती है कि आदिवासी वोट, इसका मतलब यह है कि हम उनको एक कॉमोडिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कांग्रेस से भी, जयेश से भी, कि उसको कॉमोडिटी नहीं बल्कि इंसान की तरह ट्रीट किया जाए। अब जहां तक बात है कि किसके पास जाएगा जयेश, हम सब जानते हैं कि जयेश संगठन की कुछ कुर्बत जो है, करीबियत है, वह
वह कांग्रेस पार्टी के साथ है। लेकिन राजनीति में ये होता है, कोई दल किसी के नजदीक होता है, कोई किसी के दूर होता है। गठबंधन चुनाव के समय बनते हैं, बिगड़ते हैं, चुनाव के उपरांत बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये सब होता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर चुनाव में जाती है अपने बलबूते पर, अपने संगठन के निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर, लोकल जो हमारी यूनिट है उनकी कार्य क्षमता के ऊपर, और विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में जो हमारे लोकल कार्यकर्ता हैं, मुझे बोलने में इस बात में गौरव की अनुभूति होती है कि वो बहुत जमीनी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनमें से बहुत बड़ा जो सेक्शन है ना वो वनवासी कल्याण परिषद से होकर आया है, जो आदिवासियों के बीच में उनको कन्वर्शंस को रोकने के लिए, उनके समस्याओं को एड्रेस करने के लिए आज से नहीं काम कर रहे हैं। ये जब से काम करते आ रहे हैं, जब हम लोग, जब बीजेपी की तो कभी सरकार हुआ भी नहीं करती थी, जब 2-2, 3-3 हमारे सांसद हुआ करते थे, तब से काम कर रहे हैं और बिना किसी लाग लपेटे के, बिना किसी मतलब के काम कर रहे हैं। तो उन संगठनों से आए हुए हमारे लोग हैं हमारे पास, और हम उन लोगों के बेसिस पर, अपने संगठन की बेसिस पर चुनाव लड़ रहे हैं और अपने काम के बेसिस पर लड़ रहे हैं। जिस प्रकार का काम हुआ है, देखिए एक बात आपको मानना पड़ेगी, आप एक प्रमुख चैनल के कार्यकारी एडिटर हैं, आप डाटा उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जो ह्यूमन इंडेक्सेस होते हैं उसमें कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है। चाहे आप देखिए उनका एजुकेशन का जो नंबर है उसमें कितने % की वृद्धि हुई है 2003 से अभी तक लेकर। फिर गुल्ले जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि कोई भी वोटर हो उसको एक कम्युनिटी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, वोटर को वोटर के हिसाब से देखना चाहिए। तो जोवट में आपको क्या, आपके यहाँ कार्यकर्ताओं की कमी पड़ गई थी कि जो कांग्रेस का 2 दिन पहले आपकी पार्टी में शामिल हुआ, आपने उसको टिकट दे दिया? देखिए नहीं, हमारा संविधान के ऊपर पूर्ण निष्ठा है और भारत का संविधान इस चीज की अनुमति देता है। यदि किसी व्यक्ति को, आप बताइए कि हम यहाँ पर 3 पॉलिटिशियंस बैठे हैं, मैं जयेश वालों को भी पॉलिटिकल घेरे में ही रखूंगा क्योंकि उन्होंने भी अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं। तो हम 3 पॉलिटिशियन बैठे हैं। अब मुझे भाजपा में रहना है या किसी और दल में जाना है, तो इसमें नाराजगी भी तो होती होगी गुल्ले जी, जो आपका कार्यकर्ता सालों से लगा है, सबको टिकट की आस होती है और टिकट को लेकर कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, आपकी पार्टी में बनी है, कांग्रेस में भी बनी है, लेकिन जो एक जमीनी कार्यकर्ता होता है, ये तो सीधी सीधी लैंडिंग हो गई ना कि आप आए और आप दूसरे दिन आपने ज्वाइन किया और तीसरे दिन आपको टिकट मिल जाना। इसमें भी तो कम से कम कार्यकर्ताओं के मन में हताशा और निराशा आती होगी ना? नहीं होती है। देखिए बीजेपी का कार्यकर्ता बड़ा बिरला होता है और जो मेड इन बीजेपी कार्यकर्ता आता है ना, वो एक विचार के लिए काम करता है, वो पोस्ट के लिए काम नहीं करता। आज हम काम कर रहे हैं, आज इसके पहले पोस्ट थी, उसके पहले 3 साल तक कोई पोस्ट नहीं थी, तब भी इतनी सक्रियता से काम कर रहे थे। तो ये पोस्ट आती जाती रहती है, टिकट मिलते रहते हैं, सरकारी पद मिलते रहते हैं, लेकिन संगठन जो है वो मूल रहता है और रहना चाहिए। मेरी एक बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा बौद्धिक स्तर के लिए भी बात करूंगा, क्योंकि सब बुद्धिमान लोग बैठे हैं, कृष्ण मोहन झा जी से लेकर पैनल को देखो तो आप तक और हमारे पॉलिटिकल दोस्तों तक, तो आप ये देखिए 2003 से अभी तक कितना परिवर्तन हुआ है ह्यूमन इंडेक्सेस में आदिवासी समाज के, जब से हमने सरकार संभाली है। चाहे उनके हेल्थ के लेवल्स हो, जो संस्थागत प्रसव आदिवासी महिलाओं का 95% से ज्यादा गैर संस्थागत होता था, वो आज जो है वो 70-75% से ज्यादा संस्थागत प्रसव होने लगा। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। गुल्ले जी, आज 4 मेहमान हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा संक्षेप में जल्दी से आप खत्म करें। तो आप ये देखिए कि आदिवासी के लिए आवश्यक है कि उसका मेन स्ट्रीमाइजेशन करें, ना कि उसको वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाए। यही हमारा लक्ष्य है। जी कृष्ण मोहन जी, आप अगर इस बार कई चुनाव आपने बहुत नजदीक से देखे हैं और कई उपचुनाव भी आपके, कहें कि आप बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश की पत्रकारिता कर रहे हैं, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र जी, जैसे अभी गुलरेज जी कह रहे थे कि कोई नए व्यक्ति के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के मन में, और चूँकि अब वो डेडिकेशन समाप्त हो चुका है, वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हर एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो असर पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आदिवासी जो वर्ग है वो सबसे ट्रेडिशनल वोटर रहा है कांग्रेस का। यदि जयस लड़ता है तो उसका नुकसान सीधे और सीधे कांग्रेस को होता। तो ये मान के चलिए कि यदि मैदान पे नहीं है तो अपरोक्ष रूप से कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा है और इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। यदि मैदान पे होता तो उसका नुकसान जो होगा वो कांग्रेस को हो सकता था, बीजेपी के कैंडिडेट को उसका फायदा मिलता। अब चूंकि अब
जैसे कि जैस के प्रवक्ता ने बताया कि अभी हमारा कोई राजनीतिक दल गठित नहीं हुआ है और अब देखना पड़ेगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उस क्षेत्र में कितना असर कर पाती है, क्योंकि हमने देखा है कि महाकौशल क्षेत्र में उनका दबदबा है, लेकिन ये जो क्षेत्र जहाँ चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे जयस ने काफ़ी काम किया है। युवाओं ने बहुत लोगों को समाज में जागरूक किया है और उनके अधिकार, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वन के प्रति जो है उनके प्रति लगाव हुआ है। जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई थी उसके लिए उन्हें तैयार किया है। उनको निश्चित रूप से उनके लगातार कार्यशालाएँ चल रही हैं, तो एक बड़ा अच्छा कार्य इन्होंने किया है। और एक बात से मैं गुलरेज जी की सहमत हूँ कि जो कुछ कार्य हैं हम देखते हैं कि चाहे वो मवई हो, चाहे वो झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, तो गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम हुआ, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, तो लोगों के रहन सहन में काफ़ी बदलाव आया है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं मंडला से बिलोंग करता हूँ। मंडला में 10 साल मैंने ज़मीनी स्तर की पत्रकारिता की है, तो मैंने आदिवासियों को बहुत करीब से देखा है, बैगाओं को देखा है। यानी आप सोचिए कि हमने खाली पत्तल लपेटे हुए उनको देखा है। तो बैगाचक एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो थे, वहाँ पे भी अब जीवन स्तर बदल गया है, लोग जागरूक हो गए हैं और मोबाइल पहुँच जाने से, नेट पहुँच जाने से लोग अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। तो जहाँ तक अब जो शासन अपनी योजनाएं बहुत सारी चला रही है, 2003 के बाद से बहुत सारी योजना चली और पहले भी योजनाएं चलती रही, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट क्या हुआ? यदि बैगाओं की बात करें या आदिवासियों की बात करें, जितना पैसे जारी हुआ, एक एक परिवार को दे देते तो उनके हिस्से में वो 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए आ जाता। लेकिन आज भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होना चाहिए। तो इस बार चूँकि अब आप देखेंगे कि ये जो चुनाव है हाईटेक चुनाव होगा, डिजिटल चुनाव होगा, मतदाता भी जागरूक है, आप उसको इतनी जल्दी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये चुनाव जो है किस दिशा में जाएगा और 2023 में ये एक नया रूप देखने को मिलेगा इस चुनाव के बाद। रविराज जी, जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया उस काम की चारों तरफ तारीफ भी हो रही है और जिस तरीके से कहें कि किस्म ओझा साहब ने बताया कि आप लोगों ने जो काम किया, कम समय में लोकप्रियता हासिल की, उसके साथ साथ में आप युवाओं का संगठन है, आपका जो संगठन है, इस बार के चुनाव की बात करें तो जयस किस भूमिका में है? जो जिस प्रकार से हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे हैं, निश्चित ही जयस युवाओं ने गांव-गांव में जाकर मेहनत की है। आज जो आदिवासियों के जो बेसिक मुद्दे, जल जंगल जमीन के मुद्दे हो, चाहे उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और कुपोषण जैसे गंभीर मुद्दों के साथ हम लोग काम किए और आगे करते हैं। दूसरी चीज है कि आज जो वर्तमान परिदृश्य में हम चुनाव के मद्देनजर देखते हैं, तो हम मानते हैं कि जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से आप नेमावर की घटना को देख लो, जहां हमारी आदिवासी बहनों को 10 फीट गड्ढे में 5 बहनों को, उनके भाई को गाड़ दिया जाता है। जिस प्रकार नीमच की घटना को देख ले, हमारे भाई को वहां घीस कर मार दिया जाता है। और उसी के साथ साथ हम आज देख लो खंडवा की घटना है, जहाँ उपचुनाव और वहाँ पे हमारे आदिवासी भाइयों के घर जलाए जाते। आज आप देख लो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में बुधनी में हमारे भाई को, आदिवासी भाई को मार दिया गया। तो आज आदिवासियों पर आए दिन जिस प्रकार से अत्याचार हो रही है, तो आदिवासियों पर अत्याचार रोकने में आज की सरकार नाकाम है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज आदिवासियों के ऊपर आए दिन शोषण कर रहे हैं, तो आदिवासी निश्चित उनके खिलाफ रहेगा, उनमें रोष व्याप्त है और आने वाले समय में भी रहे। क्योंकि आज आदिवासी समाज का जो पढ़ा लिखा युवा है, आज जयस के माध्यम से जितनी क्रांति है, जयस के युवा ने जिस प्रकार से अपनी आवाज को बुलंद की और अपनी आवाज और अपने हक और अधिकार के लिए अपने आदिवासी समाज में जिस प्रकार से अन्याय, उनके न्याय के लिए आवाज उठा रहा है, तो ये निश्चित है कि जो पढ़े लिखे आदिवासी समाज के वोटर्स भी है और जितने भी युवा वो समझते हैं कि किस प्रकार से आदिवासियों पे शोषण करे। इस प्रकार की कोई भी पार्टी को किसी कीमत पे हम लोग वोट नहीं देंगे। और आने वाले हमारा जो फोकस है 23 का, उसमें भी हम ये दिखा देंगे कि जिस प्रकार से सत्ता में बैठे जो सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ के फेंकने की ताकत रखते हैं। क्योंकि जो मध्य प्रदेश में आज जो 20% आदिवासी वोटर जो अहम भूमिका में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टियां ने आदिवासियों को वोट बैंक के लिए जो उपयोग करना चाहिए, लेकिन अब जो आने वाले समय में जो आदिवासी वोटर वोट बैंक के लिए उपयोग नहीं होंगे और ये अपने आवाज के साथ साथ जो अपने आदिवासी की मांगों को प्रमुखता से रखें, उसके साथ जाएगा। और 23 में हमारा इंडिपेंडेंट हम लोग हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारे कैंडिडेट उतरेंगे, जो पढ़े लिखे युवा है वो उतरेंगे। आज जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं या कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, आज जो आदिवासियों के साथ इस प्रकार से आए दिन घटनाएं हो रही है, तो उनके साथ दोनों पार्टी खड़ी नजर नहीं आती। तो ये कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। दोनों पार्टियों से हम कहते हैं कि आदिवासियों का आज जो शोषण हो रहा है उसके लिए आप आवाज उठाइए। हमारी किसी भी पार्टी से हम विरोध नहीं, हम सिर्फ हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं संवैधानिक तरीके से, हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम किसी भी पार्टी विशेष के विरोधी नहीं है। जैसे अपनी आवाज जो अपने हक और अधिकार के लिए तो वो लड़ता रहेगा। अभिनव जी, दो बातें कही रविराज जी ने और
कहीं ना कहीं संकेत दिया है कि वो किसके साथ रहेंगे। लेकिन एक बड़ी बात ये होती है, उपचुनाव थे, आपके लोग क्यों आपको छोड़ के निकल लेते हैं? आप देखिए 2 दिन पहले हुए, टिकट मिला, आप पहुंच गए लड़ने के लिए, ये कांग्रेस में क्यों मचा हुआ है? देखिए, खरीद फरोख्त की जो राजनीति पिछले कुछ समय से चल रही है, और आप देख रहे होंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ कर सरकार बनाने में विश्वास रखती है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, जैसे अभी जयेश के हमारे भाई ने बोला है कि नेमावर की घटना हो, नीमच की घटना हो, खंडवा की घटना हो, 18 साल से इनकी सरकार है। आज जनता कितनी परेशान है, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग किस तरीके से परेशान हैं, घर जलाए जा रहे हैं, खींच खींच कर उनको ले जाया जा रहा है। ये एक विडंबना वाला सवाल है कि 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है इनके लिए? कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए आदिवासी जनता इन लोगों से त्रस्त हो चुकी है। रही बात आप जो पूछ रहे हैं कि पार्टी छोड़ के कौन चला गया, इन लोग के पास शायद कैंडिडेट ही नहीं है। जोबट में जिस तरीके से सुलोचना रावत जी को इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके शामिल किया है, और इनके जो भारतीय जनता मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो विरोध कर निर्दलीय लड़ने की धमकी दे रहे हैं, तो इनका कार्यकर्ता तो ऐसा लग रहा है कि शायद अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। ये कह रहे हैं कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हम लोग तो बहुत स्ट्रांग हैं। तो आपका अगर संगठन मजबूत होता तो आपको खरीद कर अपना कैंडिडेट डिसाइड नहीं करना पड़ता। तो ये सब सोचने का विषय भारतीय जनता पार्टी का है, ना कि कांग्रेस का। कांग्रेस हर जगह मजबूती से चुनाव लड़ रही है नरेंद्र जी, और आप देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आज आपको बोलकर जा रहा हूं कि जोबट, खंडवा, पृथ्वीपुर और रेगांव चारों जगह पर कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। बिल्कुल गुलरेज जी, आधी तो आपने कांग्रेस ले ली है, अब और भी टिकट देते जा रहे हैं। आप तो निश्चित है कि जैसे कि कृष्ण मोहन झा साहब भी बता रहे थे कि कार्यकर्ताओं में तकलीफ तो होती है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और अभी जैसे अभिनव जी भी कह रहे हैं कि आप लोग खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। देखिए नरेश जी, बड़ा स्पष्ट कहूंगा मैं कि यदि इनके जो आवाज बड़े पे नेता हैं, टेक्निकली कुछ साउंड आ रहा है, कृपया मैं पीसीआर से कहूंगा कि आवाज को ठीक करें। जी, जी। आवाज में भी टेक्निकली साउंड आ रहा है, और सबसे क्षमा चाहूंगा कि मेरी भी आवाज अच्छी नहीं चल रही है, खुद की भी साफ कट हो रहा है। एनीवेज, जहां तक कांग्रेस के भी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि खरीद फरोख्त इस प्रकार की बातें कर रहे थे, मैं छोटा सा एक सजेशन दूंगा इनको कि आपका जो आला कमान है, चाहे प्रदेश में हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो जनप्रतिनिधि उनको समय देना शुरू कर दे। कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं उज्जैन जैसे छोटे शहर में रहकर यदि राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा हूँ तो अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को फोन करता हूँ, तो फोन उठाते हैं, और नहीं उठाते हैं तो वापस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हेमंत बिस्व शर्मा जैसे बड़े जो कार्यकर्ता को भी आप कुत्ते को आप बिस्किट खिला रहे हो, उसको टाइम नहीं दे रहे हो। वो ऐसे कई कार्यकर्ता है कांग्रेस के, इसीलिए टूटते हैं, क्योंकि एक तो या तो चलो 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 कर देते हैं उनको, जिस प्रकार से हमारे एक मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ तथा आदिवासी नेता का रिजल्ट आप भूल गए। 25,000 वोट से हारी है भारतीय जनता पार्टी। आप अपना गुस्सा जरूर निकाल रहे हैं बोलकर कि आप फिर आला कमान पे चलेगा। आप मध्य प्रदेश की बात करिए। अभी मध्य प्रदेश में हर जिले में गुलरेज जी, हर जिले में 5,000 से ज्यादा लोग अभी जुड़ चुके हैं। आपको अपने अध्यक्ष, आप IT सेल से शिवराज डाबी जी को आपको निकालना पड़ा, क्योंकि आपके ही प्रभारी महोदय ने जिस तरीके से बताया कि आप लोग हर जगह से कमजोर हो चुके हैं। तो ये सब बातें आपको शोभा नहीं देती कि आप सीधे आला कमान पे चले जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करिए। मध्य प्रदेश में किस तरीके से आपके फॉलोअर्स ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह खत्म हो चुके हैं। आम जनता जवाब ले लेते हैं, कोई बोलता है तो मैं नहीं बोलता। जवाब ले लेते हैं, बोलिए। देखिए, संगठन के अंदर फेर बदल होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्यकर्ता ने काम नहीं किया, चाहे शिवराज डाबी हो या कोई भी हो। और आज भी वो हमारे उतने ही कार्यकर्ता हैं जितने उस दिन थे जब पद पर थे। और जहां तक बात है, मध्य प्रदेश का भी बोला मैंने अभी आपको कहा कि बहुत वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ सदन के MLA तथा वरिष्ठ आदिवासी नेता को किस प्रकार से ट्रीट करते थे कमलनाथ जी, जो उन्होंने पार्टी छोड़ी। नाम लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, चलो 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 चलो, टाइम तक नहीं देते थे। ये चीज मध्य प्रदेश में ही हुई है सर। तो आप अपने कार्यकर्ता को ढंग से रिस्पेक्ट देना शुरू करें, तो फिर वो आपके साथ रहेगा। दूसरी बात, जहां तक आप पूछ रहे हैं ना कि हमारे कार्यकर्ता को कैसा लगेगा जब दूसरे लोग हमारी पार्टी में आएंगे, तो हमारा कार्यकर्ता समझता है कि इस देश के लोग हैं, इस समाज के लोग हैं। यदि जिस दल में अभी तक वो काम कर रहे थे वो नाकारा निकम्मा हो चुका
है तो कहाँ जाएंगे? समाज में तो काम करना है ना उनको। पॉलिटिकल क्षेत्र का व्यक्ति तो पॉलिटिक्स में काम करेगा, तो वो भाजपा के अलावा उसके पास कोई स्वाभाविक घर नहीं दिखता। तो हमारा दिल इतना बड़ा है और हमारा घर भी इतना बड़ा है कि बहुत सारों को अकोमोडेट कर सकते हैं। जो हमारे भाई दोनों बेटे उनको भी अकोमोडेट कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं गुलरेज जी, मतलब आप बोलते बहुत अच्छा है, अरे लेकिन भाई आप आईटी सेल में साथ काम करेंगे, आ जाइए। गुलरेज जी मेरी बात सुनिए, आप आ जाइए, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ना, ये आपको आने वाले वक्त में खुद ही देखने को मिलेगा कि शायद हो सकता है गुलरेज जी आप हमारी पार्टी में शामिल हो। लेकिन अच्छा है, आप अपनी पार्टी के लिए वफादारी से काम करिए, हम अपनी पार्टी के लिए वफादारी से काम कर रहे हैं। लेकिन जो जिनको बिकना है वो बिकते हैं। यहाँ जयेश के साथ ही साथ में बैठे हैं नरोत्तम मिश्रा जी का फोन आपको याद होगा किस तरीके से हीरालाल अलावा जी को उन्होंने ट्रैप करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बिके नहीं थे। और सुनिए, जिन बिकाऊओं को बिकना था, जिन बिकाऊओं को बिकना था वो बिक गए, और जिनको नहीं बिकना था वो आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और हमेशा मरते दम तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। गुलरेज जी, आपका अहंकार और आपका घमंड आपको ले डूबेगा। आपकी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से घमंड और अहंकार में डूबी हुई है और आपने जिस तरीके की बातें करी हैं, सुनिए रविराज जी, कुछ रविराज जी बोलना चाह रहे हैं। मैं भी आपकी बात सुन रहा था। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार से जो सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, चाहे जयेश हो, भीम आर्मी हो या गोंडवाना जनता हो, अगर आपके प्रदेश के आपके माननीय मुख्यमंत्री जी या आपके भारतीय जनता पार्टी के युवा नेतृत्व जो आपके जो लीडर बोलते हैं कि जयेश एक षड्यंत्रकारी संगठन है, भीम आर्मी एक षड्यंत्रकारी संगठन है, गोंडवाना एक षड्यंत्र, तो आप आदिवासी की शिक्षा, आदिवासी के स्वास्थ्य, आदिवासी की जल जंगल जमीन की बात करने वाले ऐसे संगठन जो निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से आज शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति जयेश ला रहे, तो ऐसे को आप षड्यंत्रकारी बोलते हैं। आप ऐसे लोग को बोलते हैं कि विदेशी साबित करें। गुलरेज जी जवाब दे, आज रविराज जी जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है। रविराज जी जवाब ले लेते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो या जयेश हो, अपेक्षा थी कि जब एक और आदिवासी को मारने की बात करो, आज बड़े पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में देख लो कि रविराज जी जवाब ले लेते हैं। रविराज जी जवाब ले लेते हैं। आप उनको जो अपराधियों को गिरफ्तार करने के बजाय जो आप मासूम जो गरीब भोले वाले किसान उनको मारने को तुले हो कि हमारे यहाँ के जो आदिवासी नेता थे उनके नाम पर उनको डेडिकेट किया आदिवासी दिवस, लेकिन किसी भी चाहे आप बताओ नहीं किया था, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने नहीं किया था। दूसरी बात भी आप भी बोल रहे थे, आप इससे बोलिए, समय की कमी है, समय की कमी है। रविराज जी समय की कमी है, जल्दी से आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। रविराज जी, खेला जाता है ना, तो कोई पसंद नहीं करता। देखिए, जो हो बाहर हो वो अंदर हो। द मैन यू गेट द मैन यू सी, जो अमेरिका में कहते हैं द मैन यू सी इज द मैन यू गेट। जो आप दिखो ना वही हो। आप एक तरह से अभी टीवी पर भी कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे कि आपके लोग कांग्रेस को वोट डालें। अमेरिका में सबने दिखा दिया, जो बाइडेन ने दिखा दिया और वहां की सरकार ने दिखा दिया कि जो हो वो दिखो, वो जो हो वो दिखो, वो दिखा दिया। वो ठीक है, आपने ट्रम्प कर करके कोरोना फैलाया, सब कुछ किया, लेकिन अमेरिका ने सब दिखा दिया। किसी भी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करते। चलिए, मुझे लगता है समय की कमी है। हमारे चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें कि जयेश ने अपना दबदबा कायम रखा है और अब दोनों पार्टियों की जो जय है वो 2 सीटों पर जयेश से तय होगी। लेकिन एक हिसाब से अगर कहा जाए कि जयेश ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, हालांकि इशारों में कांग्रेस को समर्थन देने की बात जरूर की है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो जयेश ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। फिलहाल इस पूरी जो वार्तालाप था, जो बातचीत थी, उसमें इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।